हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के चैप्टर 4 प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक होने वाला है तो संगठन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और यहाँ पे संगठन के लाभ कौन कौन से होते हैं और संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक संगठन के सिद्धांत क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे संगठन के सिद्धांत का कहने का मतलब है संगठन का रूल क्या होता है। ठीक है, इसका रूल क्या होता है तो यहाँ पे देखेंगे ये सबसे पहले बताता है आपका संगठन का जो सिद्धांत होता है, इसका कहते हैं कि उद्देश्य की समरूपता, मतलब जिस पर्पज से वो बनाया गया है, संगठन जिस पर्पज से बनाया गया है वो सारे उद्देश्य वो सारे पर्पस उसमें विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, एक उद्देश्य से अपना संगठन बनाते हैं। संगठन क्या होता है कि संगठन कहने का मतलब है दो से अधिक व्यक्ति जब शामिल होकर किसी कार्य को निश्चित करते हैं या फिर किसी कार्य को करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका संगठन या फिर समूह कहलाता है, वही तो कहलाता है। तो संगठन ये है, इसका उद्देश्य यानी सिद्धांत किस लिए बनाया गया तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया। आगे बात करें तो अधिकारों का सिद्धांत, जो भी जिनको अधिकार दे दिया जाए। बाय द वे क्या है, एक समूह में एक संगठन में लगभग 10 लोग हैं तो उसमें जो भी 10 लोगों को अलग अलग प्रोसेस दिया जाएगा, मतलब अलग अलग क्या किया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, तो अपना अधिकार स्वयं पूर्ण करे। तो इनके सिद्धांत पे नेक्स्ट में पे बात करें तो समन्वयन के सिद्धांत पर, सभी रूप में समान रूप से एकता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें आदेशों की एकता के सिद्धांत पर। वायद में क्या है, अगर कोई भी एक श्रमिक या फिर कोई भी एक अधिकार का सिद्धांत, मतलब एक अधिकार या फिर श्रमिक या फिर मैनेजमेंट कोई भी कार्य को सूचना देता है या फिर किसी कार्य के लिए बोलता है तो अपना कार्य स्वयं वो अपना कार्य उसका आदेश का पालन करे और वो कार्य अपना पूरा सक्षम रूप से एकत्र रूप से वो कार्य को फिनिश करे। आगे वहीं पे बात करें अपवादों का सिद्धांत, तो अपवादों का सिद्धांत आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो नियंत्रण के विस्तार का नियम होता है कि जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसमें सभी चीज़ों को नियंत्रण करने के विस्तार पे। नेक्स्ट बात करें तो लचीले वान का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें वहीं पे संतुलन का सिद्धांत होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें वहीं पे दायित्व एवं अधिकारों को समानता का सिद्धांत और नेक्स्ट बात करें प्रभावी संचार के सिद्धांत। इन सभी के कारण मतलब जो भी इसमें प्रोसेस होते हैं ये सब किस में आते हैं तो संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। कैसे, तो आपको पता ही होगा यहाँ पे उद्देश्य यानी किस उद्देश्य से बनाया गया, किस अधिकार, जो भी अधिकार दिए जा रहे हैं वो सभी एक रूप से, मतलब अधिकारों का सिद्धांत होना चाहिए, समन्वयन का सिद्धांत होना चाहिए, आदेशों की एकता के अनुसार होना चाहिए, अपवाद का सिद्धांत, मतलब 10 टॉपिक हैं यहाँ पे जो आपका संगठन के सिद्धांत 10 टॉपिक आते हैं। 10 टॉपिक को क्या करना, आपको याद करने के बाद जरूरत है। ठीक है, जब ये 10 टॉपिक को आप याद कर लेंगे तो आपको किसी भी चीज़ों को विस्तार करना होगा तो आप आसानी के सिद्धांत से आप विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो अच्छे संगठन के लाभ कौन कौन से आ जाते हैं। तो अच्छे संगठन, जैसा कि आप लोग को बताया गया था संगठन के लाभ क्या कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पहले हेडिंग के माध्यम से देखेंगे तो हेडिंग पहला डिफिनीशन कहता है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व तय करता है। मतलब क्या है आपका कि अगर किसी भी प्रोसेस को अपना लिया गया, अगर दो से अधिक व्यक्ति उसमें शामिल हैं किसी कारखाने में या फिर किसी कार्य करने में, तो क्या होता है अगर बाय द वे क्या हो किसी भी चीज़ की समस्या हो गई तो एक के पास नहीं तो दूसरे के पास तो है और एक दूसरे के पास नहीं तो तीसरे के पास है। तो मतलब जिस उद्देश्य से बनाया जाता है वो प्रोडक्ट, जिस उद्देश्य से वो समूह बनाया जाता है, वो संगठन बनाया जाता है, वो उद्देश्य हमारा सफल होने का चांस बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो श्रमिकों एवं अथवा कर्मचारियों के मध्य वाद विवाद को सुलझाता है। अब बाय द वे क्या हो गया, कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है, ठीक है, और वहीं पे 2 से अधिक मैनेजमेंट है, यानी कहने का मतलब है 2 से अधिक प्रबंधन है, तो क्या है एक को आधे प्रोसेस को आधा संभाल लेगा और आधे प्रोसेस को आधा संभाल लेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी सुविधाएं होती हैं, मतलब कहने का मतलब विवाद होता है, ठीक है,
उनको समझाने में, उनको सही रूप से सहमत दिलाने में ये क्या होता है, जो संगठन के लाभ के अंतर्गत आते हैं। मतलब सभी प्रोसेस को आसानी के थ्रू वो समझा सकते हैं, वो सुलझा सकते हैं। ठीक है, समूह संगठन। नेक्स्ट बात करें मैं पे, तो कार्य तथा गतिविधियों के उचित विवरण की मदद करता है। मतलब जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं, जो उनकी गतिविधियां होती हैं, उसका विवरण भी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति को किसी कार्य करने में लगा दिया जाए और वहीं पे एक व्यक्ति को दो से अधिक व्यक्ति कार्य करने में लगा दिया जाए, तो पहले काम फिनिश होगा या फिर एक व्यक्ति वाला। कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी कार्य करने में संगठन की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो यह कार्य दोहराने से बचता है। अब क्या होता है कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे एक नज़र से, मतलब एक व्यक्ति से वो कार्य अपनाया जा रहा है, तो उसमें चेक करने की बार बार आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं पे क्या है, किसी कार्य को दो से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर बाय द वे एक से कुछ ना कुछ प्रोसेस मिस्टेक होता है तो दूसरा उसे क्या करता है, संभाल लेता है। ठीक है, तो वही कहने का मतलब, जो बना हुआ प्रोडक्ट अगर एक श्रमिक के द्वारा बन रहा है और वहीं पे अधिक श्रमिकों के माध्यम से बन रहा है, तो एक श्रमिक वाले माध्यम को, यानी एक श्रमिक वाले प्रोडक्ट को कई बार चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि दो से दो अधिक व्यक्ति श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं उनको ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वहीं पे बात करें, तो यह न्यूनतम व्यय संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल को सुनिश्चित करता है। मतलब कहने का मतलब है, जो न्यूनतम व्यय होता है, मतलब कहने का मतलब कम से कम खर्च होते हैं, उसे अधिकतम इस्तेमाल की सुनिश्चित करता है। मतलब जो भी प्रोसेस अपनाए गए हैं उनमें जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है और जो भी कार्य होता है बहुत ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे किसी भी श्रमिक को कार्य कर लिया गया, वहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी मैनेजमेंट, एक ही मैनेजमेंट को दे दिया गया, तो क्या होता है कि बातों में उलझा दिया जाएगा। और वहीं पे दो से अधिक मैनेजमेंट दे दिया जाए तो एक तो प्रेशर करेगा और एक प्रेशर नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि वो जो श्रमिक होता है, श्रमिक भी सोचता है कि अपना कार्य क्या है, सही रूप से सहमत यानी पूरा पूर्ण कर लें, तब उसके बाद आराम से आराम करें। तो इसका कहने का मतलब है कि जो इसका खर्च होता है बहुत कम हो जाता है और वो जो कार्य करने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो इस संगठन के लाभ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही पे बात करें तो संगठन की संरचना क्या होती है। अब संगठन की संरचना क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि संगठन संरचना एक ढांचा है जो सभी गतिविधियों को संबंधित समूह में बांटता है। संगठन का जो संरचना क्या होता है, संगठन क्या होता है, एक किसी भी व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब दो से अधिक व्यक्ति क्या होते हैं, एक संगठन समूह बना लेते हैं और समूह बनाने के बाद जो भी उसमें प्रोसेस हो रहे हैं सभी को अपना आधा आधा अधिकार बांट दिया जाता है। आगे बात करें, अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य संबंध स्थापित करता है तथा उनके अधिकार को स्पष्ट करता है या निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखेंगे, पहले हम आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आपका एक ही कार्य में, यानी एक फैक्ट्री में या फिर किसी कार्य करने में 10 व्यक्तियों का साथ है, 10 व्यक्तियों का साथ है, तो 10 व्यक्तियों में किसी का, कहने का मतलब है कि एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है मैनेजर की आवश्यकता। तो यहाँ पे कहने का मतलब आपका फिगर बन गया और बीच में क्या आपका मैनेजर है, और यहाँ पे बाकी जो 9 लोग हैं क्या है आपके, एक ये हो गया, 2 3 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6 और एक 7, फिर उसके बाद एक 8 कर लिया जाए और यहीं पे एक 9 कर लिया जाए। मतलब 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति किसी कार्य को मतलब कार्य कर रहे हैं, समूह बनाए, संगठन बनाया गया है और उसमें एक मैनेजर है आपका। तो ये क्या है, अगर कोई भी निर्णय क्या करे, मैनेजर अगर लेता है तो किसी भी श्रमिक को कोई भी कार्य करता, मतलब कहने का मतलब है, कहने के लिए बोलता है, तो वो श्रमिक, यानी कहने का मतलब जो उसमें संगठन के जो समूह के पार्ट हैं, तो अपना अधिकार, वो अपना दायित्व स्वयं पूर्ण करे। यही क्या कहलाता है, आपका संगठन की संरचना होती है। मतलब मैनेजर के अंतर्गत जो भी उसमें अवयव हैं, जो भी उसमें समूह के पार्ट होते हैं, मतलब जो भी उसमें व्यक्ति हो जाते हैं,
वो जिन मैनेजर जो भी उसका पार्ट मतलब अधिकार देता है वो अपना अधिकार, वो अपना दायित्व पूरा करे। ठीक है, तो यही क्या होता है आपका संगठन की ढांचा होता है। तो मतलब संगठन क्या होता है, एक प्रकार का ढांचा होता है और जिससे जो संबंधित यानी कहने का मतलब जो उसका अधिकार दिया जाता है तो समूह में मतलब अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और वो अपना कार्य क्या होता है, अपना कार्य स्वयं पूर्ण करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। देखेंगे तो निम्नलिखित कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखेंगे संगठन का आकार किस प्रकार से है। मतलब संगठन का आकार किस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का संगठन तो हो नहीं सकता कि मतलब एक दो व्यक्ति हैं, दो से अधिक व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो उनका आकार किस प्रकार से बनाया गया। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें तो निर्मित होने वाले उत्पाद की प्रकृति तथा पर, जो निर्मित प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो उत्पाद हो रहा है उसकी प्रकृति के अनुसार पर उसका विभाजन किया जाता है। मतलब जो भी उसमें श्रमिक या फिर मैनेजमेंट यानी मतलब श्रमिक होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको उनकी प्रकृति के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें आने वाली समस्याओं में जटिलता के अनुसार पर, जो भी उसमें फैक्ट्री में या फिर जो भी प्रोडक्ट में कार्य कर रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो कौन सा विभाग संभालता है इनके आधार पर, मतलब कौन सी कितनी समस्याएं हो रही हैं या जो भी प्रोसेस हो रहे हैं। बाय द वे क्या ले लिया जाए, आपका उस प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लिया जाए कि बाय द वे आपका पेन बनाना है, पेन बनाना है तो पेन बनाने में कौन कौन सी आवश्यकता हो सकती है, आपका रॉ मटेरियल्स के बाद उसकी डिजाइन करने के बाद उसमें मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होता है, उसका सेलिंग करने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब 4 या 5 श्रमिक की आवश्यकता है। ठीक है, 4 या 5 अधिकारी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर उसी में क्या कर दिया 10 व्यक्ति शामिल है उस एक समूह में तो क्या है, और आपको जरूरत है कितना, 5 में, तो 5 समूह में, तो क्या कर दिया जाएगा, तो उनकी विभाजन के मतलब 2-2 पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, 2-2 अधिकार मतलब 2-2 व्यक्ति को एक एक अधिकार दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो उनके संगठन संरचना के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संगठन संरचना के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो रेखीय तथा सैन्य संगठन और क्रियात्मक संगठन और रेखा तथा स्टाफ संगठन, ये 3 प्रकार के होते हैं रेखीय संगठन। नेक्स्ट क्लासेस में आपको रेखीय संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसमें एक एक करके रेखीय संगठन, फिर उसके बाद क्रियात्मक संगठन और उसके बाद रेखा और स्टाफ संगठन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोग को संगठन के सिद्धांत क्या होते हैं, संगठन के कार्य क्या होते हैं, संगठन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पूर्ण रूप से सहमत होंगे और आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।